हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अनसॉल्व की यहाँ पर सेट 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसके पहले की वीडियो में हम सेट 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। मतलब कि 1, 2, 3 ये 3 सेट हो गया। और एक फ्रेंड्स जो मॉडल पेपर है 2025 में किस टाइप का पेपर आएगा, उसे फ्रेंड्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, मतलब जितने भी सेट को हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको करना क्या है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सेट 4 है 2024, मतलब कि जो पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा गया था वही इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर 822 HY सेट का है यहाँ पर। तो इसको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सॉल्व करेंगे, तो केवल फ्रेंड्स यहाँ पर हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर, 4 नंबर और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखा है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पर -b/a, तो यहाँ पर b कितना है, 5 है, a कितना है, 3 है। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या था, सॉल्व भी नहीं करना था, आपको डायरेक्ट यहाँ पर ओएमआर में फिल कर देना था। लेकिन जो स्टूडेंट फ्रेंड्स इसको नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये होता है, इसके बाद इसको हम टिक लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉपी में हम इसको सॉल्व कर कर आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारा यहाँ पर सेट है। आपको इसको नहीं लिखना है यहाँ पर, लेकिन सेट 4 2024 और यहाँ पर लिखेंगे 822 HY। यहाँ पर जो फ्रेंड्स इतना हम लिखें, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। कॉपी में भी नहीं लिखना है। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखें तो इस टाइप से आपको इसको नहीं लिखना है। ये हम अपने लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कॉपी में कैसे लिखना है। तो ये देखिए, ये पहला है, तो यहाँ पर लिखेंगे खंड आ, खंड आ, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे, इसे तो सॉल्व कर कर हमें ओएमआर में वैसे भी फिल करना होता है। तो यहाँ पर हम तो आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से बताएंगे कैसे क्वेश्चन को आपको लिखना है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, उसे आप रफली सॉल्व करना है, क्योंकि हमें ओएमआर में फिल करना है ना। तो फ्रेंड्स, वो 20 क्वेश्चन की हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। जो हम 20 क्वेश्चन को ओएमआर में फिल किए रहेंगे, उतना ही फ्रेंड्स उसमें चेक होने वाला है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन को रफली सॉल्व करना है। उसके बाद के फ्रेंड्स जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला है आपका 3x² + 5x + 2, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें हमें शून्यकों का योगफल बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ये हो गया। ये फ्रेंड्स हम आपको इसलिए इस टाइप से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन जब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर a यहाँ पर 3 है, और b यहाँ पर 5, और c यहाँ पर 2 है। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो यही आपसे तो पूछ रहा है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -b कितना है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर a कितना है, 3 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो एमआर में आपको क्या करना है, बी ऑप्शन को सही में टिक लगा देना है। टिक नहीं लगाना होता है, मतलब फिल करना होता है। इसको आपको ऐसे फिल करना रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें कह रहा है समीकरणों इतने और इतने का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर ये दिया गया है। तो हमें यहाँ पर ये जो ए है, इसमें से हमें बताना है कि ए का मान कौन सा होगा कि ये कोई हल नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन होगा, बी सी कौन सा होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
पहले क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस ay ये हो गया, और यहाँ पर इसको हम पक्षांतर कर लिखेंगे तो -1 = 0, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे 3x - 5y - 7 = यहाँ पर 0, ये समीकरण आपका 2 बन गया। ठीक है ना। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे इसको a1 = 2, और यहाँ पर b1 = यहाँ पर कितना हो जाएगा a, और यहाँ पर c1 = यहाँ पर -1, और a2 अगर देखें तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर b2 कितना है -5 है, और यहाँ पर c2 कितना है -7। ये आपने इतना इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे इतना आ गया है, अब यहाँ पर कह रहा है ए का क्या मान होना चाहिए कि कोई हल ना हो, तो यहाँ पर ए का मान, तो यहाँ पर आप जानते होंगे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए। मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 लिखते हैं तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर b1/b2 a/5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे c1/c2 मतलब कि -1/7 है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पर 1/7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैसे भी यहाँ पर बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -10 हो जाएगा। बटे में क्या है 3 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर a = क्या आ गया -10/3। तो यहाँ पर a का मान -10/3 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a का मान -10/3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, अगर यहाँ पर हम a की वैल्यू इतना रख देंगे तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हल हमें मिल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर a का मान -10/3 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो जाए लेकिन ये संख्या नहीं होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कोई और संख्या होती तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दूसरा हल हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर ये जो इतना है, अगर इसको यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें हल मिल जाएगा। इसीलिए इसमें कह रहा है कि ए का कौन सा मान होना चाहिए कि इसका कोई भी हल ना हो, तो इसके अलावा कोई भी हो तो फ्रेंड्स वहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति होगी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। हमें क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो इसको पहले एक बार नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2x², एक मिनट फ्रेंड, 2x² + 5x + 4 = यहाँ पर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे a = यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर b = 5 है, c = यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया। हमें मूलों की प्रकृति बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू को हम रखते हैं, तो b² मतलब 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है 4 है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 25, 4 चौक 16 दूनी 32, तो -32 हो जाएगा। 32 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 बचेगा -7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -7 आया है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आया, इसका मतलब ये ना तो परिमेय ना तो यहाँ पर ये बराबर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, यहाँ पर ये वास्तविक नहीं होगा। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक नहीं है, डी ऑप्शन वास्तविक नहीं है। अगर इसी जगह फ्रेंड्स अगर 0 आ जाता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, यहाँ पर लिखते परिमेय और बराबर। और इसी जगह अगर फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में 7 आता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, परिमेय और असमान लिखते हैं। यहाँ पर माइनस आया इसलिए यहाँ पर वास्तविक नहीं है लिखेंगे, मतलब कि काल्पनिक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चौथा चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें, एक मिनट फ्रेंड, 4 नंबर क्वेश्चन तो छूट ही गया। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी इतने के अंत से 10वां पद होगा। हमें अंत से 10वां पद बताना है। तो अंत से 10वां पद कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब अंत से ये 10वां पद पूछ रहा है, समझ में आया यहाँ पर कहना क्या चाहता है। तो देखिए यहाँ से हम गिनेंगे तो तीसरा पद कौन सा हो, 1 2 3, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 ऐसे होगा ना। उसी टाइप से यहाँ पर कह रहा है 10वां पद क्या होगा, इधर से हमें काउंट करना है ना कि इधर
इधर से। तो 1 2 3 4 5 ऐसे-ऐसे कौन सा पद होगा ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इसमें पदों की संख्या कितना है। मतलब कि अगर इसको हम काउंट करें पूरे को 1 2 3 4 ऐसे-ऐसे कितने पद हैं इसमें। तो जब ये हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम यहाँ पर चाहे अंत से कहें या फिर यहाँ पर स्टार्टिंग से कहें 10वां पद, तो हम तो ज्ञात ही कर लेंगे। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंत से हमें 10वां पद ज्ञात होने के लिए हमें यहाँ पर क्या पद ज्ञात होना चाहिए, कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ए इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर डी देखें तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। चाहे इसको इससे माइनस करिए चाहे इसको इससे आएगा उतना ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अंतिम पद दिया गया है तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 254, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी। एन क्या है अंतिम पद यहाँ पर लिखेंगे, एन को हम अंतिम पद भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 254 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर ए एन मतलब कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर यल है अंतिम पद तो 254 इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर 4 है प्लस एन कितना है यहाँ पर, इसी को तो ज्ञात करना है। डी कितना है 5 है। ये यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं तो ये इस साइड आएगा तो लिखेंगे 254 माइनस 4, ये इतना हो गया। इसको हम बटे में लेकर आएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। इतना समझ में आया। 254 में से 4 जाएगा तो 250 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 5 इक्वल टू एन माइनस 1। ये हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 0। तो कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ फ्रेंड एन माइनस 1 इक्वल टू 50। ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर एन इक्वल टू 50। तो यहाँ पर ये क्यों निकाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पदों की संख्या तो ज्ञात होना चाहिए ना कि यहाँ पर कितने पद हैं। तो एन कितना आया है 50 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम से 10वां पद, 10वां पद ये। तो 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो ए 10 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में यहाँ पर डी हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब अंतिम से हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा आप बताइए। प्रथम पद इसको मानेंगे कि इसको। अब इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो प्रथम पद ये हो जाएगा तो लिखेंगे 254 प्लस यन कितना हो जाएगा यहाँ पर, यन यहाँ पर 10 है तो 10 लिखेंगे माइनस 1। और डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 5 हमें नहीं लिखना है। देखिए जब हम इधर से देख रहे थे तो ये प्रथम पद माने थे तो इसके अकॉर्डिंग ये डी आया था। लेकिन जब हम इधर से देखेंगे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा ऐसे करेंगे तो हमको इससे इसको माइनस करना है। और जब इधर से काउंट करते हैं तो बाद वाले से पहले वाले को। अब इधर से आएंगे तो यहाँ पर हमें इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया ना। मतलब कि 9 से 14 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। ये आपको ध्यान देना है। क्या-क्या आपका चेंज हुआ है, केवल यहाँ पर डी को चेंज किए हैं और यहाँ पर प्रथम पद ये हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट फार्मूला भी है उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 254 हो जाएगा 254 प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर -5 तो 254 माइनस 45। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ए 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 209। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो चौथा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर एक डाउट ये होगा कि जब यहाँ पर हम इसको इससे यहाँ पर निकाल लेते तो यहाँ पर इसकी क्या आवश्यकता थी, यही आपके मन में डाउट होगा। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतने को यहाँ पर हम निकाले हैं जबकि यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इससे हमें ये समझ में आया कि 2 तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अंतिम से 10वां पद, अंतिम से हम 10वां पद ज्ञात कर लें या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टोटल पदों की संख्या कितना है यहाँ पर +1, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। तो टोटल पदों की संख्या कितना है 51 है। तो यहाँ पर हमें अंतिम से 10वां ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर उसी को हम स्टार्टिंग से ज्ञात करें तो कितने पर आएगा, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये इस टाइप से लिखा है। अगर हम अंतिम से गिने इसको तो ये कितने पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है, ठीक है ना। कितने टोटल पद हैं 1 2 3 4 5, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। अंतिम से इसको अगर 4 को हमें काउंट करना है तो अंतिम से गिनेंगे तो 1 2 ये दूसरे पर आ रहा है। अगर इसी को हम प्रारंभ से गिने यहाँ से स्टार्टिंग से तो 1 2 3 4
4 मतलब ये चौथे पर आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसी 4 तक आने में चाहे हम यहाँ से आ जाएँ या फिर चाहे इधर से आ जाएँ तो 4 तक तो हम आ जाएँगे ना। लेकिन इसमें करना क्या होता है, अंतिम से तो ये दूसरा है, वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम से 10वां ज्ञात करना है। चाहे अंतिम से हम यहाँ पर दूसरा ज्ञात कर लें या स्टार्टिंग से यहाँ से हम चौथा ज्ञात कर लें तब भी ये हमें मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए टोटल पदों की संख्या कितना है 5 है। अंतिम से आपसे दूसरा कह रहा है ज्ञात करने के लिए -2 कर दीजिए। तो -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 मतलब प्रारंभ से तीसरा। तो 1, 2, 3 यहीं तक पहुँचेंगे। अगर इसमें हम एक और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हम चौथे पर आ जाएँगे। ठीक है ना? समझ में आया? जब आप इस पर क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम आपको बताना क्या चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वही इसमें था कि आपको 2 तरीके से इसमें ज्ञात कर लेना है, चाहे जैसे आप इसको ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या में 51 टोटल पदों की संख्या कितना है 51 है। अब हमें यहाँ पर 10वां ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अंतिम से वो भी हमें 10वां ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं अंतिम से 10वां ना ज्ञात कर स्टार्टिंग से फ्रेंड्स वो कितने नंबर पर आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 इसमें कितना कह रहा था 10वां ज्ञात करना है तो -10 करेंगे। जब अभी हम आपको जो एग्जांपल देकर बताए हैं उसमें से पूरे में से अगर उसको माइनस किए थे तो वो क्या आ रहा था उसके एक पहले वाला हमें मिल रहा था। तो इसी में हमें क्या करना है 1 को ऐड कर देना है +1 को ऐड कर देना है। 51 में से 10 जाएगा तो 41, 41 1 42 तो यहाँ पर 42 मतलब हमें 42वां पद अगर मिल जाए 42वां पद तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा चाहे अंतिम से 10वां पद या फिर स्टार्टिंग से 42वां पद दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A42 इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर 4 है प्लस एन कितना है 42 है -1 जो यहाँ पर लिखते हैं वही एन के स्थान पर लिखते हैं। डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाए। अब इसको यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 42 में से 1 जाएगा तो 41 बचेगा और यहाँ पर इंटू 5 ये हो गया 5 एकम 5 हो जाएगा 5 चौक 20 ये हो गया प्लस है यहाँ पर 4 तो 205 में 4 को ऐड करिए 209। देखिए फ्रेंड्स ए42 इक्वल टू यहाँ पर कितना है A10 है अंतिम से है ये स्टार्टिंग से है मतलब यहाँ पर आप से अगर आप बोल रहा है यहाँ पर कि अंतिम से ज्ञात करिए तो आप चाहे स्टार्टिंग से ज्ञात करिए या अंतिम से ज्ञात करेंगे तो ऐसे ज्ञात करना होगा और स्टार्टिंग से ज्ञात करेंगे तो आपको ऐसे ज्ञात करना होगा। जो फ्रेंड्स आपको ईजी लगे आप अपने तरीके से इसको ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है ना? हो सकता है ये 1 नंबर में पूछा गया है, हो सकता है यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन अगर आप 1-2 क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे तो समझ लीजिए फ्रेंड्स इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये आप मानकर चलिए। इसी टाइप से जितने भी 5-6 क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं तो समझ लीजिए 5-6 क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है। समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है। इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। देखिए समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। क्या होता है कि समरूप में कि इसमें हम इधर-उधर नहीं लिख सकते मतलब कि ऐसे लिख दें ABC समरूप है त्रिभुज FED के समरूप है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हमें सिस्टमैटिक लिखना होता है। मतलब कि यहाँ पर जो कोण जिस कोण के बराबर है उसे हमें दिखाना होता है। मतलब यहाँ पर B कोण D के बराबर है तो यहाँ पर कहाँ-कहाँ है B और D। देखिए आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं इसमें B और D कहाँ पर है साथ में होना चाहिए। मतलब कि अगर B यहाँ पर दूसरे में आया है तो D भी दूसरे में आना चाहिए। B पहले में आया है तो डी यहाँ पर पहले में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बी दूसरे में आया है और यहाँ पर डी पहले में आया है तो पहला ऑप्शन नहीं सही है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बी देखिए दूसरे में आया है, यहाँ पर डी देखिए तीसरे में आया है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। और यहाँ पर सी में देखते हैं तो यहाँ पर सी में बी दूसरे में आया है, यहाँ पर देखिए डी भी दूसरे में आया है। इससे फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझ में आता है ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो सकता है ये भी ना सही हो, इनमें से सभी हो जाए। इनमें से सभी क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि अभी आपने चेक किया है तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज EDF ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आपका फार्मूला है यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले को लिखते हैं उसके बाद इसको हम सॉल्व x² + y² जो भी है यहाँ पर कौन सा बिंदु दिया गया -3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर प्लस -4 का स्क्वायर कर देंगे। जो भी आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 + 16
इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कहीं पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ऑप्शन, सी इक्वल टू यहाँ पर 5 है, ये दिया गया। अब यहाँ पर 7 में देखते हैं। 7 में दिया गया है, यदि कॉट ए इक्वल टू 3/4 तो सेक ए का मान क्या होगा। कॉट ए इक्वल टू 3/4 है, तो सेक ए का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 3/4। तो यहाँ पर सेक ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर देखिए कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन कॉट ए इक्वल टू यहाँ पर 3/4। अगर कॉट का नहीं याद है, टेन का तो याद होगा। तो लंब बटे आधार होता है, टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम ए मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर जो भी कोड हो, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, ये त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या हो जाएगा, तो आधार यहाँ पर कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये 5 बनेगा। अगर आप AC ज्ञात करना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि AC इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व किए थे तो 5 आया था। ऐसा नहीं कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सॉल्व करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं। तो सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू कॉस का याद है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है यहाँ पर 3 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5/3 कहाँ दिया गया है, तो डी ऑप्शन दिया गया है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan इक्वल टू साइन ए हो तो अल्फ़ा का मान होगा। tan अगर 0 है तो यहाँ पर कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। मतलब ये दोनों 45 पर बराबर नहीं हो सकते हैं। 60 पर देखते हैं तो ये √3 होता है, 60 पर इसको देखेंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए tan 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर tan 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे इनफाइनाइट, मतलब ये इस पे भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होता है कि ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री, ये हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में कह रहा है एक क्षण की लंबाई की उसकी छाया से अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाकर देखते हैं। ये यहाँ पर सूर्य है, कोई स्टिक यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है ना, यहीं पर सूर्य कोई स्टिक है। तो इसकी जो परछाई है यहाँ पर, ये ज़मीन पर ये कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन रहा है इसकी छाया, ये वाली छाया। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो थीटा होगा उन्नयन में। तो उन्नयन में देखिए इसमें कह रहा है कितना है, यहाँ पर क्षण का अनुपात कितना, 1 अनुपात यहाँ पर √3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1 और यहाँ पर √3 हो जाएगा। देखिए इसमें डायरेक्ट ये भी तो बोल रहा है क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। तो लंबाई पहले है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और छाया का तो यहाँ पर √3 के बाद में है, तो यहाँ पर बाद में ये इतना हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको नेम देना चाहते हैं तो ABC दे सकते हैं, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर ये कब होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। तो ये कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 30। अगर हम थीटा देखें तो यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ये आपका राइट है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0 1 2 अनंत। तो यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? सी, जो कि यहाँ पर 2 दिया गया है। अब यहाँ पर कैसे समझ में आया है? तो यहाँ पर अगर आप रफली यहाँ पर वृत्त बनाना चाहें तो यहाँ पर आप वृत्त बनाकर इसको समझ सकते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, यहाँ पर ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए हमें स्पर्श रेखाओं को खींचना है जो कि समांतर हों। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके यहाँ पर इसको हम ऐसे खींच देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगी, तो फ्रेंड्स ये स्पर्श रेखा नहीं है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो फार्मूला वीडियो फ्रेंड्स हम बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। 2 वीडियो है फ्रेंड्स, आप उसको देख लीजिएगा। आपका फार्मूले का रिवीजन हो जाएगा। उसमें ये सब बातों को हम पूरे डिटेल से बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए समांतर होनी चाहिए, तो समांतर तो ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी समांतर हैं। लेकिन इसमें एक स्पर्श रेखा है, एक छेदक रेखा है। हमें दोनों जो समांतर रेखाएँ होनी चाहिए, कौन-सी चाहिए? स्पर्श रेखा चाहिए। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा तो यही दोनों हैं। तो कितनी रेखाएँ हैं? 1 और ये 2, तो 2 ही हम खींच सकते हैं। चाहे आप ऐसे करके इसमें खींचिए या फिर चाहे आप ऐसे से खींचिए, आप हमेशा देखेंगे 2 ही रेखाएँ होंगी, जो कि स्पर्श रेखा होंगी। और समांतर भी होनी चाहिए, कंडीशन भी इसमें दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर में देखिए कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए दिया गया r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा। अब इसमें क्या करेंगे ये समझते हैं। तो लिखेंगे, बस हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो थीटा कितना है? 60 है। यहाँ पर 360 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर? 12 को 2 बार हमें लिखना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, ये हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करें, 6 दूनी 12, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है और हम क्या यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं? तो और नहीं हो पाएगा, तो आपको करना क्या है, इसको गुणा कर लेना है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 12 दूनी 24 का 4 और 12 दूनी 24, 2 यहाँ पर 26 और गुणे 2 बटे में 7, ये हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, हमें इतना इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू को नहीं रखना है, ठीक है ना? तो इसको रहने देते हैं यहाँ पर। अगर पाई की वैल्यू रखना होता तो हम इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना है, पहले से ही आपको आंसर चेक कर लेना है कि उसमें पाई की वैल्यू रखना है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 60/360 इंटू पाई है तो पाई रहने दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू 12, ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, ये 12 दूनी 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 पाई cm स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक गोले का व्यास डी हो तो उसका आयतन होगा। देखिए यहाँ पर ये जो व्यास दिया गया है, व्यास को ही यहाँ पर रखा गया है, ना तो यहाँ पर डी को मतलब अगर चाहते तो यहाँ पर आर रखते, मतलब त्रिज्या रखना होता है आयतन में, लेकिन यहाँ पर डी से ही इसको सॉल्व किए हैं, तो हम भी इसको त्रिज्या में चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं गोले का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर d इक्वल टू क्या होता है 2r, मतलब कि अगर त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा, और यहाँ पर है क्या? r है, तो इसका मतलब हमें r की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर d/2, r के स्थान पर हम d/2 रखेंगे, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर दिया गया है, d का मान पहले से दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो r इक्वल टू यहाँ पर d/2, क्योंकि हमें d के ही रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई, r के स्थान पर d/2 लिखेंगे और इसका यहाँ पर क्यूब कर देंगे, इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ पर डी का क्यूब करेंगे, और उसके बाद 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो इससे ये कैंसिल, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई डी क्यूब 1/6, 3 दूना 6,
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12 में? डी। तो यहाँ पर देखिए π/6 डी क्यूब है, तो यहाँ पर भी उतना आया है π/6 डी क्यूब, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², लेकिन कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पर 2πr² में हमें क्या करना होता है, πr² को और जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोले का, तो यहाँ पर 2πr²। अब कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 3πr²। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बी ऑप्शन में टिक लगाकर चले जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स रॉन्ग है, ये आपको ध्यान देना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग आपसे पूछ रहा है, तो वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, माध्यक वर्ग बताने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें, तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, तो इसमें हमें माध्यक वर्ग चेक करने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 है, 6 है, 5 है, 8 है, 2 है। तो 4 को ऐसे रहने देंगे, तो यहाँ पर 4 4 है, इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, मतलब इसको 10। अब यहाँ पर आएंगे तो 10 को 5 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 और 8 को ऐड करेंगे 23, 23 2 25। तो ये इसका मतलब यन क्या आ जाएगा 25, और यन/2 कितना आएगा 12.5। तो 12.5 किस में आएगा फ्रेंड्स, या 10 से 15 में आए, इसमें तो आएगा नहीं, 10 से 15 में आएगा 12.5। तो ये हमसे माध्यिका वर्ग कह रहा है, तो यहाँ पर 10 से 15 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर, तो इसी में 10 से 15 आपको लिख देना है। तो 13 में फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर 3πr² लिख देते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया है तो इसको आप लोग समझ लीजिए, 14 नंबर है। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता, यहाँ पर लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। ये हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतने डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, लेकिन फ्रेंड्स आपको लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से 10, 10 से 15, 15 से यहाँ पर 20, 20 से यहाँ पर 25, ये हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 4, 6, 5, 8, और यहाँ पर दिया गया है 2, ये हो गया। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 4, यही कह रहे थे कि यहाँ पर 4 रहने दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 8 23, 23 2 25। तो यन इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 25 आ गया है, और यन/2 अगर हम देखें तो कितना आएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका आधा करेंगे तो 12.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 12.5 किस में आएगा, तो 12.5 10 से 15 में आएगा, ना कि इसमें आएगा। तो यहाँ पर वर्ग, एक मिनट, माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 10 से 15। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा है, सी, 10 से 15। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था, ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो हमको उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 नंबर। तो यहाँ पर दिया गया 15 नंबर में, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः इतना है, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक हमसे पूछ रहा है, माध्य कितना है 27, माध्यिका कितना है 29, और आपसे बहुलक पूछ रहा है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसका फार्मूला हम, बहुलक इक्वल टू होता है इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हो जाएगा। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, बहुलक इक्वल टू 3 माध्य, माँ से ये भी है, माँ से ये भी है, तो यहाँ पर माध्यक माध्य, देखिए इसमें ये देखने में बड़ा है माध्यक लिखने में, तो इसके साथ 3 है, माध्य छोटा है तो इसके साथ 2 है, दोनों में डिफरेंस है, मतलब माइनस का साइन लगा है। हमसे क्या कर रहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए 3 इंटू माध्यक कितना दिया गया है, माध्यक यहाँ पर 29 दिया गया है, -2 इंटू माध्य कितना दिया गया है 27। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि 29 को यहाँ लिखिए 27 को यहाँ, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर 29 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 87 माइनस 27 दूना 54, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर 33 किस में दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करते हैं, 16 नंबर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ये जो दिया गया ना इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बारंबारता,
ये हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें FI XI FI XI। तो चलिए यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10 है, 10 से 20 है, और यहाँ पर लिखेंगे 20 से 30, 30 से 40, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2 1 4 3। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसको दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद हाफ करते हैं, मतलब आधा करेंगे। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़कर आधा मत करिए, 5 में कितना जोड़े हैं तो 15 हुआ, 10 तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, ये हुआ। अब इसको गुणा करना है, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15, 25 को 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 तीन 105, ये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व ही नहीं करना है एग्जाम में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये मत कहना कि आप तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे इतना यहाँ पर स्पेस है तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा, नेक्स्ट पेज से आप इसको सॉल्व करना। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI इक्वल टू, देखिए 2 1 3 4 3 7 3 10, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 100 205, और यहाँ पर 15 220 230 हो जाएगा। तो हमें माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 230 बटे में 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। तो 23 कौन सा ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एक हफ्ते में एक ही सोमवार हो सकता है, एक ही मंगलवार हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ऐसे मतलब एक ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 53 सोमवार होने की प्रायिकता कह रहा है। तो यहाँ पर ये जो अधिवर्ष है, ये अधिवर्ष कितने दिन का होता है इसको समझ लेते हैं। अधिवर्ष फ्रेंड्स अगर रहेगा तो ये 366 दिन का होगा, अगर सामान्य वर्ष होगा तो ये 365 दिन का होगा, ठीक है। अगर अधिवर्ष 366 सामान्य तो यहाँ पर 365 हो जाएगा, ये समझ में आया। अब यहाँ पर अधिवर्ष में 53 सोमवार हो जाएगा, तो ये जो 53 सोमवार होगा इसमें क्या होता है कि इसमें से 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, मतलब जो हफ्ते हफ्ते मतलब 7 से अगर इसको आप भाग करेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इसमें करोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 2, और यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, और यहाँ पर बटे में यहाँ पर ये जो 2/7 लिखे हैं, 2/7 यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे हैं, तो देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे। हफ्ते में कितना दिन होता है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। ये जो 2 दिन है इसमें कोई भी मतलब सोमवार भी आ सकता है, कोई और भी दिन आ सकता है, और इसमें 7 क्या है, ये तो हफ्ते का यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। 18 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगर यही फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेते हैं सामान्य वर्ष होता तो यहाँ पर क्या लिखते 1/7 लिखते, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। तो 18 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भी फ्रेंड्स 18 में भी ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कह रहा है 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, मतलब कि सेम ही डेट का हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें भी दिया गया आपका 2020, तो 2020 फ्रेंड्स यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये सन दे दिया गया है, मतलब इसमें ये सब नहीं बताया गया है कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो ये तो आपको समझना होगा कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो इसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्या है, लीप वर्ष है, मतलब कि यहाँ पर ये लीप वर्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पंचे 20, 0 4 चौक 24, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 2000 यहाँ पर 1 मिनट फ्रेंड्स 2020 था, तो 2020 तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 0 यहाँ पर 5, ठीक है। तब भी यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 366, ये जो 2020 है ये आपका लीप वर्ष है। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना चाहिए, मतलब कि 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 366, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसी जगह फ्रेंड्स अगर कोई और संख्या होती जैसे 2023 26 27 ऐसे होता तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर लिखते 1/365 लिखते, क्योंकि लीप में 366 दिन होते हैं, सामान्य में 365 दिन होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की आपको दूरी बताना है केवल बस। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3, और यहाँ पर लिखेंगे 4,1,
हमें इसके बीच की दूरी को बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम माइनस करें, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर मतलब कि 4, इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है इसमें, इसको तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसका भी हम वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 5 आएगा, इसका भी निकाल सकते हैं 9 आएगा। ये तो आपकी परिमेय संख्या है ही है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो यहाँ पर ये आपका परिमेय हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर अपरिमेय होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन भी देखे होंगे, दिया गया होता है कि उसमें सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये एक अपरिमेय ही संख्या है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसके बाद के फ्रेंड्स 2, 4 नंबर, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।